मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 7 की मैथ की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याएं। ठीक है बच्चों, तो परिमेय संख्याएं ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों का जानना ज़रूरी है जो हमने पहले की कक्षाओं में पढ़ा हुआ है। तो कौन कौन सी चीज़ों को जानना ज़रूरी है बच्चों। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि प्राकृतिक संख्याएँ किसे कहते हैं। ठीक है, नाम सुना होगा ना आपने, प्राकृतिक संख्याएँ, नेचुरल नंबर्स। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। ठीक, नेचुरल नंबर तो ये किन्हें कहा जाता है बच्चों। तो जितनी भी गिनने वाली संख्याएं हैं जिनको हम गिन सकते हैं, गिना जा सकता है, तो गिनती हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों। 1 2 3 4 डैश 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 डैश। ये जितनी भी गिनने वाली संख्याएं हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गिनने वाली जितनी संख्याएं हैं बच्चों क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे कहीं आपको ज़ीरो नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब बाद में ज़ीरो की भी खोज हुई और ज़ीरो को भी जब खोज लिया गया तो उसको भी हमारी संख्याओं में शामिल कर दिया गया। तो जब ज़ीरो को भी हमारी संख्याओं में शामिल कर दिया गया तो उसको मिला करके जो संख्याएं बनी उसका नाम दिया गया पूर्ण संख्याएं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ठीक, होल नंबर। अब पूर्ण संख्याओं में बच्चों कौन कौन सी संख्याएं आ गई हमारी, 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, मतलब कि आगे तक की सभी संख्याएं, यानी 0 भी जिसमें शामिल हो गया और 1 2 3 4 ये तो थी ही प्राकृतिक संख्याएं, ये सारी मिलकर हमारी क्या संख्याएं कहलाई, पूर्ण संख्याएं कहलाई। तो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत 0 1 2 3 4 ये सारी संख्याएं आएंगी जिन्हें होल नंबर भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर गौर करो बच्चों, ये जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो प्राकृतिक संख्या है चाहे वो पूर्ण संख्या है, ये सारी संख्याएं जो है वो क्या है, धनात्मक हैं। कहीं किसी के आगे ऋण का चिन्ह तो नहीं दिख रहा है ना। तो बाद में बच्चों ऐसा भी सोचा गया कि कुछ संख्याएं तो ऋणात्मक भी होती हैं, तो उनको किस में शामिल किया जाए। तो बच्चों जब ऋण संख्याओं की खोज हुई, ऋण संख्याओं के बारे में जाना गया बच्चों, तो उनको भी शामिल कर लिया गया संख्याओं में और उनको एक नया नाम दिया गया, पूर्णांक। क्या नाम दिया गया बच्चों, पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर्स यानी इंटीजर्स, INTERGERS। ठीक, ये हमारी पूर्णांक संख्याओं में शामिल हो गई। अब पूर्णांक के अंतर्गत मतलब कौन कौन सी संख्याएं आ गई बच्चों, सारी धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और ज़ीरो। यानी क्या कहा जाएगा कि ये 0 1 2 3 डैश 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 या 4 डैश डैश। ठीक, ये वाली संख्याएं जो हमारी थी पूर्ण संख्याएं वो तो थी ही शामिल, साथ ही साथ माइनस वाली संख्याएं भी, तो -1 -2 -3। ठीक है, और डैश 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 या -4 डैश डैश डैश, यानी ये भी आगे तक शामिल। ये सारी संख्याएं जो हैं वो हमारी क्या कहलाएंगी बच्चों, पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। तो पूर्णांक संख्याओं में हमारी सभी धनात्मक संख्याएं शामिल हो गई। ये सारी क्या है बच्चों, धनात्मक। ठीक है, धनात्मक संख्याएं हो गई। ये सारी ऋणात्मक संख्याएं हो गई। ठीक, तो ये क्या है, ऋणात्मक, ये ऋणात्मक संख्याएं हो गई। और ज़ीरो क्या है बच्चों, बताइए आप लोग, ज़ीरो क्या है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है। नहीं, ज़ीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, तो ज़ीरो जो है इसका कोई सा भी चिन्ह नहीं होता, ना वो धनात्मक में आता है ना वो ऋणात्मक में आता है बच्चों। तो पूर्णांक के अंतर्गत हमारी सारी धनात्मक संख्याएं शामिल हो गई, ऋणात्मक संख्याएं शामिल हो गई, साथ ही साथ जो है वो शून्य भी हमारा शामिल हो गया। ठीक है, और ये ज़ीरो जो है ना तो धनात्मक है ना धनात्मक और ना ऋणात्मक। ठीक, वो अपने आप में ही स्पेशल है बच्चों, अलग से ज़ीरो की खोज हुई थी। ठीक, अब इसके बाद बच्चों और भी संख्याएं आई। कैसी संख्याएं आई, जैसे बटे के रूप वाली, जैसे 2/5 4/5 3/7 ये संख्याएं आई। तो इनको क्या नाम दिया गया बच्चों, तो इन संख्याओं को नाम दिया गया परिमेय संख्याएं, जो कि हमारे चैप्टर का भी नाम है बच्चों। क्या नाम है, परिमेय संख्याएं। क्या है, परिमेय संख्याएं। ठीक, इनको बच्चों क्या कहा गया, रेशनल नंबर, RATIONAL।
ठीक है, रैशनल नंबर्स ये हमारी कहलाएंगी परिमेय संख्याएं। अब इसकी क्या परिभाषा होगी बच्चों? तो परिभाषा इसकी ये दी गई कि जो P/Q के रूप की संख्याएं, P/Q के रूप की संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। संख्याएं कहलाती हैं जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ P और Q क्या है? पूर्णांक हैं। वह P तथा Q पूर्णांक हैं। ठीक है, ये इसका जो इसकी परिभाषा क्या दी गई कि P/Q परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहेंगे बच्चों? कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, या बटे के रूप की संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, या P/Q के रूप की संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी शर्त ये है बच्चों उसमें कि नीचे यानी हर का मान यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से अगर 0 अगर यहाँ पे हो गया तो मतलब कि किसी संख्या के बटे में 0 आ गया। अब बटे में 0 आ गया बच्चों तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 का भाग किसी भी संख्या में नहीं जाता, उसका मान जो आएगा वो अनंत आता है, इसलिए बटे में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाली संख्या में अंश में 0 हो सकता है, चल जाएगा, लेकिन बटे में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ऐसी संख्याओं को P/Q के रूप में कहा गया है। P/Q के रूप की संख्याएं परिमेय संख्याएं हो गई हमारी संख्या जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारी मेन इसकी परिभाषा हो गई। अच्छे से समझ लीजिएगा बच्चों और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और समझिए बच्चों कि यहाँ पर जो हमारा P/Q की बात आई है तो यहाँ देखिए जो P है यानी जो ऊपर तरफ लिखा होगा इसे क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। इसे नीचे जो लिखा रहता है उसे क्या बोलते हैं हर बोलते हैं बच्चों। और ये जो ये निशान लगा हुआ है इसे क्या बोलते हैं? बटे का निशान बोलते हैं। कौन सा निशान है ये? बटे का, अंश बटे हर। ठीक है, P/Q इंग्लिश में क्या बोलेंगे? P/Q या अंश बटे हर। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हमारी प्रश्नावली की ओर। बच्चों प्रश्नावली में हल करने से पहले बच्चों एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि इसके एग्जाम्पल भी 2-4 देख लीजिए। जैसे हमारी ये 3/5 ये क्या है? हमारी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 4/7 ये भी हमारी क्या है? एक परिमेय संख्या है। -2/7 ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ ध्यान दीजिए जिनमें ऊपर नीचे कोई सा भी चिन्ह नहीं लगा है यानी इसका मतलब हुआ ऐसी परिमेय संख्याएं हमारी धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। समझ में आ रहा बच्चों? जिसमें ऊपर नीचे कोई सा भी चिन्ह नहीं लगा है यानी ऐसी परिमेय संख्याएं हमारी कौन सी हैं? धनात्मक परिमेय संख्याएं। अगर ऊपर नीचे कहीं पे भी अगर चिन्ह लगा हुआ है माइनस का तो ऐसी हमारी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? अब हम चलते हैं कि परिमेय संख्याओं के कुछ प्रगुण भी हैं। तो समतुल्यता का भी एक प्रगुण है तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले। बच्चों पहला इसका महत्वपूर्ण प्रगुण है समतुल्यता का प्रगुण। तो ये प्रगुण क्या है बच्चों? तो इसमें ध्यान दीजिए, पहले एग्जाम्पल लेके चलते तब समझ में आएगा। 1/2 इसको हम लिख सकते हैं, 2/4 भी लिख सकते हैं, 3/6 भी लिख सकते हैं, 4/8 भी लिख सकते हैं और 5/10 भी लिख सकते हैं। इसमें बच्चों ध्यान दीजिए कि इसमें क्या किया जा रहा है। तो इसमें हमने 1/2 है तो हमने ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 का गुणा कर दिया तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया? 2/4। अब अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें तो 3/6 आ जाएगा। अगर 4 का गुणा कर दें तो 4/8 आ जाएगा और 5 का गुणा कर दें तो 5/10 आ जाएगा। और इस तरीके से बराबर करके हम डैश डैश करके और भी अपनी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो बराबर का निशान लगा है इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये सभी परिमेय संख्याएं क्या हैं? समतुल्य है। यानी किसी परिमेय संख्या के अंश में तथा हर में एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। यानी जितनी भी ये परिमेय संख्याएं प्राप्त हो रही हैं बच्चों ये सारी क्या है? समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं।
क्यों कैसे प्राप्त हुई हैं हमें? तो परिमेय संख्या के अंश में और हर में एक जैसी संख्या या एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुणा किया गया है। तो हम क्या इसका कथन का प्रगुण का क्या तात्पर्य हुआ कि किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। समझ में आया बच्चों? अगर हमें कोई कहे कि समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए तो हम क्या करेंगे? अंश और हर में एक जैसी संख्याओं का गुणा करके निकाल लेंगे। ठीक है। और बच्चों इससे एक और निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि जो परिमेय संख्या है उसके समतुल्य कितनी परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं। मान लो ये परिमेय संख्या है, इसके समतुल्य कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके समतुल्य हम अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, करते जाएंगे डैश 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 लगा है तो हमें अनंत परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी जो कि उसके समतुल्य होंगी। ठीक है, अब हम इसके दूसरे प्रगुण की चर्चा करते हैं बच्चों। अब बच्चों दूसरा प्रगुण है हमारा सरलतम रूप का प्रगुण। अब सरलतम रूप का प्रगुण क्या है, इससे क्या तात्पर्य हुआ? तो जैसे कि मान लीजिए हम लेके चलते हैं 8/12। ठीक है, और एक और संख्या हम ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमारी 35/40 दी हुई है। ये दो हमारी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो सरलतम रूप का प्रगुण ये कह रहा है कि इनके अंश और हर में, ये जो हमारे पास परिमेय संख्याएं हैं, इनके अंश और हर में इनके महत्तम समापवर्तक से भाग दे के हम इनको सरलतम रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक क्या आ जाएगा बच्चों? 4। तो इस संख्या में हम 8/12 जो है इसमें हम दोनों में क्या करेंगे? 4 से भाग कर देंगे। 8 में भी 4 से भाग कर देंगे और 12 में भी 4 से भाग कर देंगे तो आएगा हमारे पास 2/3। ये इसका सरलतम रूप हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 35/40 है। तो 35/40 जो है ये किससे डिवाइड होगा बच्चों? तो इसका ये जाएगा हमारा 5 से। तो 5 से दोनों में भाग चला जाएगा। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, 7/8। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, महत्तम समापवर्तक की बात करी जा रही है। अगर हम महत्तम समापवर्तक से भाग करेंगे तब जो है क्या होगा कि जो हमारी परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है 2/3 और 7/8, इनका जो है महत्तम समापवर्तक यानी 2 और 3 का महत्तम समापवर्तक एक ही आएगा। ठीक है, यानी ये जो है इसका क्या मतलब हुआ कि अंश और हर जो है वो सह अभाज्य हैं। यानी ये दोनों आपस में अब दोबारा और ज़्यादा नहीं कट सकते हैं। इनका महत्तम समापवर्तक एक ही आएगा। 7 और 8 ये आपस में अब नहीं कटेंगे। ठीक है, न्यूनतम जितना कटना था वो कट चुके। महत्तम समापवर्तक से अगर हम भाग देंगे बच्चों तो जो प्राप्त होगी हमारी परिमेय संख्या वो क्या होगी? अंश और हर जो है उसके सह अभाज्य होंगे तथा हर जो रहेगा हमेशा सदैव धनात्मक पूर्णांक होगा। हर में ऋणात्मक नहीं होगा बच्चों। समझ में आ रहा है ना? हर में ऋणात्मक नहीं होगा। अब हम एक चर्चा और कर लेते हैं कि परिमेय संख्या अगर कोई दी हुई है तो उसका सरलतम रूप या मानक रूप क्या होगा। दी गई परिमेय संख्या का सरलतम रूप या मानक रूप। ठीक, सरलतम रूप या मानक रूप हम किसे कहेंगे बच्चों? तो जैसे मान लीजिए कोई दी गई संख्या है हमारी 60/72, मान लीजिए हमारी एक कोई परिमेय संख्या दी हुई है ना। अब इसको सरलतम रूप में या मानक रूप में लिखना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? इसका जो है महत्तम समापवर्तक जो है 60 और 12, इनका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे और उससे हम डिवाइड करेंगे तो जो संख्या हमारे पास प्राप्त होगी परिमेय संख्या वो उसका सरलतम रूप होगी। तो 60 और 12 इसका महत्तम समापवर्तक हमारे पास आएगा 12 आएगा। तो 60 और 72 में जो है 60 और 72 इन दोनों में हम 12 से भाग दे देंगे
ठीक है। महत्तम समावर्तक इनका 12 आया, 12 से भाग दिया, 12 पंचे 60 और 12 छंग 72, यानी 5/6 जो हमारी ये परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है बच्चों। तो ये क्या है, ये सरलतम रूप है, इसको और अधिक सरल नहीं किया जा सकता है। यही इसका क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। सरलतम रूप ही इसका क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाएगा। समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलिए अब आइए बढ़ते हैं हम अपने अभ्यास 1A की ओर। प्रश्नावली 1A या अभ्यास 1A की ओर। ठीक, अब इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। ठीक है, हमें ऐसे संख्याओं के रूप में, ये जो हमारे पास क्या दिए हुए हैं, प्लस और माइनस चिन्ह के साथ में दिए हुए हैं, यानी ये हमारे क्या है, पूर्णांक दिए हुए हैं बच्चों। तो इनको हमें किस में कन्वर्ट करना है, परिमेय संख्या के रूप में करना है, और जिनका हर एक हो। तो बहुत ही आसान है ये सारे क्वेश्चन बच्चों। इसमें हर को हमें क्या लिखना है, एक लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे बच्चों। ये इसमें देखिए कई चीज़ें दी हुई थी। -7 पहला हम लेके चल रहे हैं, तो -7 दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -7/1। ठीक, हर क्या हो गया हमारा, ये ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है, अंश कहलाती है, और नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है, हर कहलाती है बच्चों। तो हर क्या हो गया, 1। तो बस इसका यही आंसर है, बहुत ही आसान है, इसमें सब में बटे में 1 करना है। इसी तरीके से इसका सेकंड वाला है 11। अब सेकंड वाला आपका होमवर्क हो गया बच्चों। ठीक है, ये तीसरा है, और ये है तीसरे के बाद ये पांचवा है। दो आपके होमवर्क हैं, 11 और -45। तो हम तीसरे और पांचवें वाले को कर ले रहे हैं। 27 है दिया हुआ बच्चों, इसको क्या लिखेंगे, 27/1। अंश ये 27 हो गया, हर 1 हो गया। ठीक है, किसी भी संख्या को हम बटे, उसके बटे में 1 लिखेंगे तो उस संख्या में कोई अंतर नहीं आएगा। इसी तरीके से 71 दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फटाफट बताइए बच्चों, 71/1, ये हमारे आंसर हो गया। समझ में आया ना, ये बहुत ही आसान है। इसके 2, 11 और -45, ये 2 जो है बचे हुए पार्ट आपके होमवर्क हैं, आप कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 कह रहा है बच्चों हमारा, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है 8, -16, 20, -24। इसके 4 पार्ट दिए हुए हैं बच्चों, का, खा, गा, घा। तो हम पहले पार्ट को लेके चल रहे हैं 8। यहाँ देखिए बच्चों, अब हमारे पास जो संख्या दी हुई है वो क्या दी हुई है, परिमेय संख्या -4/5। इसमें ये ऊपर वाला क्या कहलाता है, अंश कहलाता है ना, इसे क्या बोलते हैं, अंश। और ये नीचे वाला क्या कहलाएगा बच्चों, हर हमारा कहलाएगा। अब इसमें हमें अंश को, यानी ऊपर वाले को, यानी ऊपर वाला अंक क्या दिया है, -4। -4 को 8 में बनाना है। तो -4 में किस संख्या का गुणा कर दें कि 8 आ जाए बच्चों। तो यहाँ पर 4 के टेबल में हम देखेंगे कि 8 कब आता है। तो 4 दूनी 8 आता है, चूंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है इसलिए हमें -2 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा बच्चों आपको कि -4/5 में अंश को 8 बनाने के लिए -2 का ऊपर नीचे गुणा करने पर। ठीक है, समझ में आया ये। अब यहाँ पर -4/5 हमारे पास दिया हुआ है, -2 का ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। माइनस माइनस का गुणा होता है तो बच्चों प्लस हो जाता है, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, चिन्ह माइनस लगा है तो -10 हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारा इस जो संख्या है, परिमेय संख्या -4/5 का अंश क्या हो गया, 8/10, यानी अंश हमारा क्या हो गया, 8 हो गया बच्चों। ये इसका आंसर हो गया ना। समझ में आया कैसे करना है, बस देखना है हमें कि वो किस उसकी टेबल में वो संख्या कब आती है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, इसका घा वाला कर ले रहे हैं, और बाकी 2 आपके होमवर्क होंगे। घा वाला देखिए, इसमें दिया है -24। -24 जो है वो हमें करना है अंश। ठीक, अब हमारे पास संख्या क्या दी हुई है, -4/5। अब 4 की टेबल में 24 देखिए कब आता है, 4 छंग 24, यानी 6 का गुणा करना पड़ेगा। यानी इसमें लिखना पड़ेगा, में अंश को -24 बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, 6 का। 6 का ऊपर नीचे, जो संख्या ऊपर गुणा करेंगे वही संख्या हमें नीचे भी गुणा करनी पड़ेगी, का ऊपर नीचे गुणा करने पर।
करने पर। तो क्या हो जाएगा, -4/5 गुणे 6/6, 6×4 = 24, -24 हो गया और 6×5 = 30। ये हमारा आंसर हो गया। है ना आसान बच्चों। बस आपको देखना है कि 4 की टेबल में वो दी गई संख्या कब आ रही है। तो इसके 2 पार्ट बचे हुए हैं जो कि आपके होमवर्क हैं बच्चों। और आज के लिए बच्चों बस इतना ही। इसके आगे जो प्रश्न है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हल करेंगे बच्चों। तो आपको बच्चों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इसका लाभ मिल सके। ठीक है बच्चों, ये सब फ्री है। धन्यवाद।